Hello students, today we are going to start the well-known play of Shakespeare, known as The Merchant of Venice. It is important for ICSE 10th students. Today I am going to explain Act 1 in Hindi. तो चलिए आज का Act 1 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। Act 1 सीन 1। एंटोनियो सेलारिनो और सेलानियो बातें कर रहे हैं। एंटोनियो कहता है कि वह उदास है किंतु उसे इस उदासी का कारण पता नहीं है। सेलारिनो कहता है कि एंटोनियो, संभवतः इसलिए तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारे सारे व्यापारिक जहाज समुद्र पर है, यानी समुद्र में है। सेलानियो सेलारिनो के मत का समर्थन करता है। सेलारिनो फिर से कहता है यदि उसके जहाज समुद्र पर होते तो वह भी समुद्री तूफानों और पानी के अंदर छुपी हुई चट्टानों के बारे में सोचकर इसी तरह चिंतित और उदास रहता। लेकिन एंटोनियो उन दोनों को विश्वास दिलाता है कि उसे अपने जहाज़ों के बारे में चिंता नहीं है क्योंकि उसका भाग्य उन जहाज़ों पर अथवा केवल एक वर्ष के प्रॉफिट पर डिपेंड नहीं है। तब सेलारिनो कहता है कि एंटोनियो को अवश्य किसी से प्रेम हो गया है, लेकिन एंटोनियो इस बात से भी इनकार करता है क्योंकि उसे प्यार के विचार से ही घृणा है, यानी नफरत है। सेलारिनो कहता है कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो अकारण ही यानी बिना कारण ही हंसते हैं और दूसरे वे जो बिना कारण ही रोते हैं। सचमुच एंटोनियो की उदासी बड़ी रहस्यमयी और विचित्र है। जब बेसेनियो, लॉरेंजो और ग्रेसेनियो प्रवेश करते हैं तब सेलारिनो और सेलानियो चले जाते हैं और कुछ देर बाद लॉरेंजो भी चला जाता है। बेसेनियो, एंटोनियो और ग्रेसेनियो मंच पर रह जाते हैं। ग्रेसेनियो कहता है एंटोनियो संभवतः इस कारण बदला हुआ प्रतीत होता है कि वह संसार के बारे में बेहद गंभीरता से सोचता है, यानी बहुत डीपली सोचता है। इस पर एंटोनियो उत्तर देता है कि वह इस वर्ल्ड को एक स्टेज मानता है जिस पर उसे सैड रोल प्ले करनी है। ग्रेसेनियो कहता है कि वह तो विदूषक की भूमिका यानी एक जोकर की भूमिका करना चाहता है, जीवन भर खाना पीना और आनंद करना। वह जवानी में ही बूढ़ा दिखाई नहीं देना चाहता। और ग्रेसेनियो फिर कहता है कुछ लोग असामान्य रूप से यानी एबनॉर्मली बहुत ही गंभीर और उदास दिखाई देते हैं ताकि वे दुनिया पर यह प्रभाव डाल सके कि वे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन जब वे एक शब्द भी बोलते हैं तो वे स्वयं को मूर्ख ही सिद्ध करते हैं। ग्रेसेनियो तब एंटोनियो को सावधान करता है कि उदासी का शिकार न बने क्योंकि यह खतरनाक बीमारी है। यह कहकर वह चला जाता है। ग्रेसेनियो के जाने के पश्चात एंटोनियो बेसेनियो से उस महिला के विषय में पूछता है जिसे बेसेनियो चुपचाप मिलना चाहता था। महिला का नाम बताने के बजाय बेसेनियो कहता है कि वह फिजूल खर्ची करके अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर चुका है, किंतु एंटोनियो का आभारी है कि उसने समय समय पर धन देकर उसकी हेल्प की है। एंटोनियो उसे विश्वास दिलाता है कि उसका खजाना, उसका शरीर और समस्त साधन पर बेसेनियो का अधिकार है। यानी एंटोनियो और बेसेनियो में इतनी गहरी दोस्ती थी कि एंटोनियो अपना सर्वस्व उसको देने के लिए तैयार था। तब बेसेनियो अपनी नष्ट हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने की योजना प्रकट करता है। उसे पोर्सिया नामक एक अमीर वारिस से प्रेम हो गया है और वह भी उससे प्रेम करती है, इसलिए वह उससे विवाह करना चाहता है। तब एंटोनियो बताता है कि उसके पास कुछ भी नगद रकम नहीं है क्योंकि उसने अपनी सारी रकम व्यापारी जहाज़ों पर लगा दी है। इसलिए बेसेनियो को वेनिस के किसी सौदागर से एंटोनियो की व्यक्तिगत जमानत पर कर्ज लेने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात एंटोनियो के नाम पर वह वेनिस के किसी मर्चेंट से लोन ले सकता है। पोर्सिया और नेरिसा के बीच बहुत ही पर्सनल बातें हो रही हैं। पोर्सिया कहती है कि वह दुनिया से ऊब गई है। इस पर नेरिसा कहती है कि इसका कारण यह है कि उसके पास जरूरत से ज़्यादा धन दौलत है। पोर्सिया कहती है कि उसके भाग्य की कैसी विडंबना है कि उसे अपना पति तक चुनने की आज़ादी नहीं है। लेकिन नेरिसा कहती है कि पोर्सिया के पिता बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने उसके पति के चुनाव के लिए कुछ कंडीशंस तय कर दी थी। उसके विवाह के इच्छुक युवकों को 3 संदूकचियों पर लिखे यानी 3 बॉक्स पर लिखे वाक्यों का सही मतलब समझकर
उनमें से एक बॉक्स को पसंद करना होगा और जो सही संदूकची यानी सही बॉक्स को चुनेगा वही पोर्सिया से विवाह करने का अधिकारी होगा। तब नेरिसा पोर्सिया से उन विवाह इच्छुक युवकों के बारे में उसकी राय पूछती है जो अब तक आ चुके हैं, यानी बहुत सारे युवक पोर्सिया से विवाह करने के लिए आए हुए थे, तो उनके बारे में नेरिसा पोर्सिया से पूछती है। पोर्सिया बताती है कि नियोपोलिटन राजकुमार हर वक्त अपने घोड़े के बारे में ही बातें करते रहता है, इसलिए वह घोड़े जैसा ही है। काउंटी पैलेटिन हमेशा इतना उदास रहता है कि ऐसे रोते रहने वाले फिलोसफर से विवाह करने की अपेक्षा मनुष्य की खोपड़ी से विवाह करना ज्यादा अच्छा है। फ्रांसीसी लॉर्ड मॉन्सियर लिवॉन में उक्त दोनों दुर्गुण हैं, यानी वो घोड़े जैसा भी दिखता है और दार्शनिक भी है और उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, यानी उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इंग्लैंड के बैरन फॉल्कनब्रिज से बात करना यानी बातचीत करना कठिन है क्योंकि वह यूरोप की कोई भाषा जानता ही नहीं और उसकी ड्रेस जो है वो भी काफी विचित्र टाइप की है क्योंकि वह वर्ल्ड के प्रत्येक देश की शैली की नकल करने की चेष्टा करता है। स्कॉटिश लॉर्ड डरपोक है जबकि जर्मन ड्यूक बेहद पियक्कर है, यानी वो ड्रिंक करता है। नेरिसा बताती है कि उक्त सभी युवकों ने बेलमोंट से विदा हो जाने का फैसला कर लिया है, इसलिए पोर्सिया को उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब नेरिसा बेसेनियो के बारे में पूछती है और कहती है कि वह सुंदर युवती के योग्य सबसे उपयुक्त वर है। तब नेरिसा बताती है पोर्सिया को कि उसके लिए सबसे उपयुक्त और सुंदर युवक जो है वो बेसेनियो है। पोर्सिया केवल इतना कहती है कि बेसेनियो के बारे में नेरिसा की प्रशंसा पूर्णतः सत्य है। इसी क्षण एक सेवक आकर सूचना देता है, यानी एक सर्वेंट आता है और इन्फॉर्म करता है मोरक्को का राजकुमार संदूकची पसंद करने आया है, यानी बॉक्स पसंद करने आया है, वो भी पोर्सिया से विवाह का इच्छुक है। जवाब में पोर्सिया कहती है अगर नया उम्मीदवार काले रंग का और पुजारी जैसे स्वभाव वाला है तो वह उसका पति होने की अपेक्षा स्वीकारोक्ति कराने वाला पादरी ज्यादा अच्छा रहेगा। तब पोर्सिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर नया उम्मीदवार यानी नया कैंडिडेट जो है अगर उसका रंग काला है और वह पुजारी जैसा दिखता है और उसका नेचर पुजारी जैसा है तो वह उसका पति होने से अच्छा है कि वह किसी चर्च का पादरी बन जाए। सीन 3 बेसेनियो और साइलॉक बातें कर रहे हैं। बेसेनियो साइलॉक से एंटोनियो की व्यक्तिगत जमानत पर 3000 दुकात उधार लेना चाहता है। साइलॉक खुश होता है कि उसे एंटोनियो को बॉन्ड से बांधने का मौका मिलेगा। जब बेसेनियो साइलॉक को भोजन के लिए निमंत्रण देता है तो वह कहता है कि वह ईसाइयों के साथ न तो खा पी सकता है और न प्रार्थना कर सकता है। तभी एंटोनियो वहां आ जाता है। साइलॉक मन में सोचता है कि वह एंटोनियो से घृणा करता है क्योंकि एक तो वह ईसाई है, दूसरे वह लोगों को ब्याज बिना ही उधार दे देता है, यानी बिना इंटरेस्ट के ही वो उधार देता है, और तीसरी बात यह कि वह उसे पब्लिक प्लेसेस पर गालियां देता है। इसलिए मौका मिलने पर वह एंटोनियो को जरूर सबक सिखाएगा। एंटोनियो साइलॉक से प्रार्थना करता है कि उसकी व्यक्तिगत जमानत पर बेसेनियो को 3 महीने के लिए 3000 दुकात उधार दे दे। वह फिर कहता है कि उसने कभी ब्याज पर रकम न तो उधार दी है और न ही ली है। इस पर साइलॉक बाइबिल से उदाहरण देकर पूछता है कि जब बाइबिल में ब्याज लेने की इजाज़त है तो वह क्यों न ब्याज ले, यानी क्यों ना इंटरेस्ट ले। जब साइलॉक एंटोनियो को याद दिलाता है कि वह उसे गालियां देता है और उसका अपमान करता रहता है तो एंटोनियो उत्तर देता है कि वह तो उसी तरह व्यवहार करेगा, इसलिए साइलॉक उसे एक शत्रु की भांति रकम उधार दे और अगर वह रकम निश्चित समय पर नहीं चुकाए तो कड़ी से कड़ी पेनल्टी वसूल करे। तब साइलॉक सुझाव देता है कि वकील के पास चलकर मजाक के तौर पर एक इकरारनामा यानी बॉन्ड लिख दे कि अगर एंटोनियो निश्चित समय पर रकम यानी कर्ज की रकम नहीं लौटाता है तो उसे अपने सीने से 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसेनियो एंटोनियो को सावधान करता है कि ऐसा बॉन्ड न लिखे, किंतु एंटोनियो उसे विश्वास दिलाता है कि वह रकम चुकाने की तारीख से बहुत पहले ही उसे तिगुनी रकम जमा कर लेगा। तब साइलॉक एंटोनियो को वकील के पास भेजकर खुद भी रकम इकट्ठी करने चल देता है और इस तरह से यह एक्ट 1 आपका पूरा होता है। यहाँ तो देखा आपने किस तरह से इस एक्ट में एंटोनियो बेसेनियो का
जो रिश्ता है वो बहुत करीब का है, दोनों में बहुत गहरी फ्रेंडशिप है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक्ट 2। उम्मीद है यह पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।